आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 134 रहेगा भाई मेरे। और इसके हम लोग भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यही सारे क्वेश्चन भाई मेरे करके जाइएगा। आपको एग्जाम में भाई मेरे यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीपीएससी 134 अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन भाई हमारा क्या रहेगा, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य बताओ, सिद्धांत बताओ, इसका संगठन, इसकी उपलब्धि और इसकी विफलता बताओ। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन को लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका उद्देश्य क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका संगठन में कौन कौन से अंग है, तथा भैया जो यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी उपलब्धि बताना है और उसकी विफलताओं को भी बताना पड़ेगा। तो देखिए भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ को भाई मेरे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो देखिए भाई संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ भाई मेरे क्या है, इसको 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। क्या हुआ था भाई मेरे, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी भाई मेरे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तब जाकर के कह सकते 24 अक्टूबर 1945 को कह सकते भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कह सकते भाई मेरे यूनाइटेड नेशन को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था भाई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है इसका उद्देश्य सिंपल सा यही था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो त्रासदी हुई, जो समस्याएं हुई हैं उसको रोकना। भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कह सकते भाई मेरे सिर्फ एक ही उद्देश्य है भाई मेरे, एक किस प्रकार से भाई मेरे पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना है, दुनिया में सहयोग को बढ़ाना है, दुनिया में विकास को बढ़ाना है। यही भाई मेरे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य है। जिस प्रकार से भाई मेरे हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब भाई मेरे दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जिस प्रकार से इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोगों की जाने जाती हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में शांति बनाना, सहयोग बनाना और पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कह सकते हैं भाई विकास को बढ़ावा देना ही क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, मेन उद्देश्य है। वर्तमान में इसके लगभग क्या है 193 सदस्य देश हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ भाई उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करूं तो 193 देश कह सकते भाई इसके सदस्य मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। भारत भी कह सकते हो, कह सकते भाई क्या है इसका मेंबर है। ठीक है, यानी कह सकता हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कह सकते जो भारत है ये भी इसका सदस्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हमारा देश भी, भारत भी सदस्य है। भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ वो करता क्या है, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यही चाहता है कि पूरी दुनिया में क्या हो, शांति और सहयोग हो। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या हो, शांति और सहयोग की बात करते भाई मेरे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अहिंसा, हिंसा जिस प्रकार से भाई मेरे फैल गई थी, जी इसी को रोकना भाई संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है पूरी दुनिया में शांति हो। ठीक है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो, सहयोग और विकास को बढ़ावा दे, यही शांति संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे मेन उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई उद्देश्य बताइए। तो भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन है उसके अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो भाई है पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति चाहता है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है, पूरी दुनिया में शांति चाहता है। ठीक है, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे ताकि और सभी देश सुरक्षित रहें। ठीक है, पूरी दुनिया में शांति और सहयोग की बात कौन करता भाई बने, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यही है भाई युद्धों को रोकना। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता भाई, कहीं पर भी दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, उसको रोकना भाई किसका काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। किसी भी दो देशों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है, किसी प्रकार की समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान भी करना भाई मेरे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। तो भाई मेरे जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो पूरी दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना भाई मेरे इसका मुख्य उद्देश्य है। पूरी दुनिया में सुरक्षा को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ भैया क्या करता है, युद्धों को रोकना, यानी युद्ध ना हो इसको रोकना क्या है इसका मेन उद्देश्य है, मेन काम है। दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई उद्देश्य क्या है कि सभी देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों को विकसित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता भाई पूरी दुनिया में जो भी देश हैं, चाहे अमीर देश हैं चाहे गरीब देश हैं, सभी को भाई मेरे समान अधिकार हो,
सभी देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध हो, इसके लिए भाई मेरे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भाई हमेशा काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हो कि सभी देशों के बीच में समान अधिकार हो, सबके लिए बराबर अधिकार हो भाई मेरे, इसके लिए कौन काम करता है भाई मेरे, संयुक्त राष्ट्र संघ इसीलिए काम करता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रियां हैं, जितने भी देश हैं, उसमें कह सकते भाई सबको समान अधिकार हो, किसी को भी ज्यादा या कम अधिकार देने की बात नहीं की जाती, सबको भाई समान अधिकार हो। सभी देशों के बीच में आत्मनिर्भर भाई, हर कोई देश अपना स्वयं स्वतंत्र फैसला कर सके, इस चीज को बढ़ावा देना क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी भाई क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ भैया चाहता है कि पूरी दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़े, यानी एक देश दूसरे देश को आर्थिक मदद करें, सामाजिक तौर से मदद करें, सांस्कृतिक तौर से मदद करें। पूरी दुनिया में भाई मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना भाई मेरे किसका सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र का भाई सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र संघ भाई चाहता है कि पूरी दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग हो, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भैया उद्देश्य है। सभी लोगों के अधिकार, मानवाधिकार की सुरक्षा हो, यह भी भाई मेरे क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है भाई मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी मानव के जो अधिकारों भाई मेरे सबसे प्रमुख है, इसको बचाना किसका काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, यूनाइटेड नेशन का काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भाई मेरे वो पूरी दुनिया में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भाई मेरे काम करता है। देश राष्ट्रों की गतिविधियों का समन्वय भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है। भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वैश्विक जो समस्याएं, यानी वैश्विक मतलब समझते पूरी दुनिया में जैसे पर्यावरण की समस्या है, अगर हम लोग बात करेंगे ओजोन परत में छेद हो रहा है, इस प्रकार की जितनी समस्याएं जो पूरी दुनिया में समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने की भाई कौन काम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का भैया मुख्य काम यह है कि पूरी दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया में भाई शांति बनी रहे, कोई भी देश भाई मेरे किसी देश पर हमला न कर दे, किसी देश पर आक्रमण न कर दे, युद्धों को रोकना ही क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। पूरी दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना भाई क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग बात करें भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई सिद्धांत क्या है, यानी भाई जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके भाई सिद्धांत क्या है, यानी उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद यानी चार्टर 2 है, अनुच्छेद 2 में भाई मेरे उसके सिद्धांत बताए गए। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत क्या है, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सभी सदस्य देशों को समान मानता है। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी देश है, अमेरिका भी है उसमें, और उसमें कह सकते हैं कि छोटे श्रीलंका, जापान जैसे देश भी हैं, सॉरी जापान तो बड़ा देश है। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर आप देखोगे उसके जितने सदस्य देश हैं सभी को बराबर माना जाता है, किसी के साथ भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है भाई मेरे इस दुनिया में जितने देश हैं, जो उसके मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सभी के समान अधिकार होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ भैया क्या करता है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। भाई इस दुनिया में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना भाई क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य सिद्धांत है। क्या है, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, इसके लिए पूरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को शांतिपूर्वक समाधान करना क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे क्या है मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना भाई मेरे उसका समाधान। तो भाई मेरे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है कि इस दुनिया में जो भी समस्या, उन समस्याओं का भाई शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, बल प्रयोग या धमकी से परहेज करना। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का चाहता भाई मेरे कोई भी देश किसी देश पर हमला ना करे, किसी देश पर आक्रमण ना करे। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का यह सिद्धांत है कि पूरी दुनिया में कोई भी देश किसी देश पर हमला करे, कोई देश किसी देश पर भाई आक्रमण ना करे, पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा देना भाई क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई अगला सिद्धांत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों को सहायता प्रदान करता है। भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो यूनाइटेड नेशन है वह सभी देशों को भाई मेरे क्या करता है सहायता प्रदान करता है, मदद करना भी क्या है भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है। इस दुनिया में जितने देश हैं सभी देशों में सहयोग को बढ़ावा देना क्या है, सहयोग को बढ़ावा देना भी क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको सहयोग देना, उनको आर्थिक सामाजिक सहयोग देना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है।
संयुक्त राष्ट्र संघ भाई का अगला उद्देश्य क्या है? गैर सदस्य देशों को भी सिद्धांत का पालन करवाना। भाई मेरे जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, उनसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है, जो मूल्य हैं, उनका पालन करवाना, यह भी क्या उसका एक मेन सिद्धांत है। भैया संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, कह सकते हो कि एक कहता है भाई किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। जैसे भाई पाकिस्तान जो से श्रीलंका, या मान लीजिए चीन, चीन भाई भारत पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत अगला क्या है कि किसी दो देशों के बीच में कोई भाई तीसरा देश किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। या भाई मेरे क्या है, ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के भाई सिद्धांत है। भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ भाई मेरे क्या चाहता है? पूरी दुनिया में शांति और सहयोग और विकास को बढ़ावा देना भाई क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे क्या है मुख्य सिद्धांत है और इसका और मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग बात करें भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके मुख्य संगठन क्या है, इसके कौन कौन से अंग है? भाई मेरे जो यूनाइटेड नेशन है, इसके कौन कौन से संगठन है, किसके कौन कौन से अंग है? तो भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग हैं, 6 इसके 6 पार्ट हैं। तो क्या है भाई, पहला देखिएगा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाई एक महासभा, जिसको हम लोग खासतौर से भाई मेरे जनरल असेंबली बोला जाता है। भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 193 सदस्य देश हैं। सभी सदस्य देश भाई मेरे कह सकते हैं महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा में क्या होती है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा होती है, बातचीत होती है। और विश्व संसद भाई मेरे क्या महासभा कहलाती है। विश्व संसद को कह सकते भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन भाई मेरे महासभा है, इसको हम दुनिया की संसद यानी विश्व की संसद भी कह सकते हैं, महासभा कह सकते हैं भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है एक भाई मेरे मुख्य संस्था है। भाई अगला सुरक्षा परिषद, जिसको भाई मेरे बोला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। भाई पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भाई क्या है सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। तो भाई मेरे जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भाई मेरे कह सकते हो कि पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना कौन काम करता भाई, सुरक्षा परिषद। और इसके भाई कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं। इसमें भाई मेरे 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कह सकते हैं भाई मेरे टोटल 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट है, हटते नहीं है। 5 परमानेंट कौन कौन है? जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये भैया कह सकते हैं सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं। बल्कि 10 जो सदस्य होते भाई अस्थायी होते हैं, ठीक है, जो आते जाते रहते हैं। और भाई सुरक्षा परिषद में भाई मेरे क्या है, सभी सदस्यों को वीटो का अधिकार होता है। वीटो मतलब समझते हो भाई, जिससे भाई मान लो कि भाई मेरे की सुरक्षा परिषद में कोई मामला आया, या मान लीजिए भाई मेरे सुरक्षा परिषद में किसी मुद्दे को लेकर के बात हो रही है, तो अगर कोई देश मना कर देगा तो भाई उस काम को नहीं किया जाएगा। सुरक्षा परिषद में कह सकते जो भी सदस्य देश होते हैं, उनको भाई मेरे क्या रहता है, वीटो का अधिकार होता है। वो किसी काम को भी, उसमें जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, उन फैसलों को रोक सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। वीटो लगाना किसका अधिकार है भाई मेरे, सुरक्षा परिषद में भाई मेरे जो भी सदस्य देश हैं। तो भाई संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सदन कौन सा है, दूसरा अंग कौन सा भाई मेरे, वो है भाई मेरे सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। अगला देखे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का कह सकते भाई जो तीसरा अंग कौन सा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भाई मेरे के यह भी कह सकते संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा भाई मेरे चीज है। विशेष एजेंसियां इसके साथ भाई मेरे काम करती है, यानी आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, यह भी भाई मेरे कह सकते हो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक अंग है, इसका एक पार्ट है। अगला भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको भाई अंतरराष्ट्रीय ICJ बोला जाता है। भाई मेरे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई एक बहुत बड़ा अंग है, जिसका मुख्यालय भाई नीदरलैंड हेग में है। देखो, एक देश का दूसरे देश के साथ भाई मेरे किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई विवाद है, तो भाई इस प्रकार के जो मामले होते हैं भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई इनकी की जाती है। और भाई मेरे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, यह भी भाई मेरे कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा अंग है, यानी पार्ट है, ठीक है, इसे भी अंग है। सचिवालय, जिसको बोलते हैं भाई सेक्रेटरीट, भाई कह सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे एक सचिवालय भी है। क्या है? एक सचिवालय भी है, जहां पर सभी प्रशासनिक काम होते हैं। महासचिव इसका भाई मेरे प्रमुख होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाई 5वें नंबर पर क्या था, सचिवालय, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाई किसी प्रकार के काम वाम को यही सारा देखा जाता है। न्यास परिषद, यानी कह सकते संयुक्त राष्ट्र संघ ने भाई एक प्रकार की न्यास परिषद बना रखी है,
लेकिन अब न्यास परिषद है ये लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन न्यास परिषद भी कह सकते हो कि भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक 6 अंगों में से एक अंग था। अब हम लोग बात करें भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि बताओ। भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ जो भाई यूनाइटेड नेशन भाई मेरे जो है इसकी पहली उपलब्धि है भाई मेरे कि पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा देना, युद्धों को रोकने में भाई मेरे कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे सबसे बड़ा हाथ है। विश्व शांति में भाई मेरे सबसे बड़ा योगदान कौन देता है? भाई मेरे यूनाइटेड नेशन देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो भाई शांति को बढ़ावा देने का काम किसने करा है? तो भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते भाई मेरे पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा देना, शांति सेना का भी इन्होंने बना रखी है भाई मेरे। कई सारे देशों में कह सकते भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने भाई मेरे युद्धों को रोकने का भी काम किया है। यह इसकी भाई मेरे बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो दो देशों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको रोकने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। अगला क्या? उपनिवेशवाद का अंत। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ कहता भाई मेरे किसी भी देश को गुलाम मत बनाओ, बल्कि अफ्रीका और एशिया के कई सारे देशों को स्वतंत्र कराने में कह सकते भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी भूमिका है। क्या बोला भाई मेरे? एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों को आजादी दिलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई मेरे बहुत बड़ी भूमिका है। कई सारे देश भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से ही कह सकते भाई वो स्वतंत्र हो पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भाई क्या करता? मानवाधिकार की रक्षा करना। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता कि पूरी दुनिया में सभी मानव के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई मेरे बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास और मानवीय सहायता। भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNSCO या इन शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ावा देना भाई मेरे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करूं तो भाई मेरे आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत बड़ा पूरी दुनिया में काम कर रहा है। शिक्षा को बढ़ाने में, स्वास्थ्य को बढ़ाने में, पूरी दुनिया में राहत एवं बचाव कार्य को करने में कह सकते भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कई सारी वैश्विक समस्या जैसे पर्यावरण की समस्या, शरणार्थियों की समस्या और कोरोना जैसी महामारी की समस्याओं में कह सकते भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो भाई मेरे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तो भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं सफलताओं की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ भाई कह सकते पर्यावरण की समस्या को लेकर के, रिफ्यूजी जो शरणार्थी इनकी समस्याओं को लेकर के और कोरोना जैसी महामारी में कह सकते जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपलब्धि है वो भाई मेरे बहुत सराहनीय है। कह सकते पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करवाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई मेरे एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, यानी जागरूकता फैलाई इन्होंने। पर्यावरण को लेकर के, शरणार्थियों की समस्या भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें काफी सफलता पाई है। अगला हम बात करें भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते भाई मेरे पूरी दुनिया में ऐसे कौन कौन से काम है जिसको रोकने में नाकामयाब हो गया। भाई मेरे जो यूनाइटेड नेशन है सबसे पहले भाई मेरे सुरक्षा परिषद में वीटो की समस्या। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाई मेरे सबसे बड़ी यही समस्या, अगर कोई काम होने जाता है ना तो कोई ना कोई सदस्य देश भाई उसमें क्या कर देता है? वीटो लगा देता है, काम को रोक देता है। ये भाई मेरे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी समस्या यानी विफलता है। भाई युद्धों को रोकने में आप लोगों ने देखा हुआ मेरे किस प्रकार से कोरिया में, वियतनाम में, सीरिया में, इराक में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन भाई मेरे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ भाई मेरे इन युद्धों को नहीं रोक पा रहा है। आप लोगों ने भाई मेरे देखा होगा ना रूस और यूक्रेन में भाई मेरे किस प्रकार से भाई मेरे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इन युद्धों को रोक नहीं पा रहा ना। ये तो भाई इसकी असफलता है ना, ये तो विफलता है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ। भाई इस पूरी दुनिया में आज कितने युद्ध लड़े जा रहे हैं, लेकिन उन युद्धों को रोकने में अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो भाई पूरी तरह से असफल हो गया है, नाकामयाब हो गया, फेल हो गया है। महाशक्तियों का प्रभुत्व। भाई मेरे अगर आप देखोगे किस प्रकार से छोटे छोटे देश जो हैं उनको किस प्रकार से बड़े बड़े देश भाई मेरे उनको गुलाम बना रहे हैं, या गुलाम नहीं बना रहे तो एक किस प्रकार से उनका शोषण दमन करें। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर मैं बोलूं तो कह सकता हूं कि भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या कह सकते छोटे देशों की भूमिका को बहुत सीमित कर दे रहा है। छोटे देश भाई मेरे उभर नहीं पा रहे हैं, सारा फायदा भाई बड़े देश उठा पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते इसकी जो नीतियां हैं इसकी नीतियों में शक्ति का अभाव है। भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो सलाह होती भाई मेरे कोई मानता नहीं, वो एक प्रकार की सलाह बन के रह जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कोई भी काम बहुत धीमे से होता है, इसमें भी सुधार की भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी भाई मेरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें क्या, इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा परिषद
का विस्तार अभी तक नहीं किया गया है। भाई मेरे कह सकते हैं सुरक्षा परिषद में भारत जैसे देश को भी भाई मेरे वीटो पावर मिलनी चाहिए और भारत भी भाई मेरे सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य होना चाहिए। इस प्रकार की चीजें कह सकते हैं कि यानी कह सकते हैं भाई मेरे आज भी हम लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखाई नहीं देती है। तो इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे भाई मेरे, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन फिर भी यह सफल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कह सकते पूरी दुनिया में शांति बनाने में, सहयोग को बढ़ावा देने में, मानवाधिकार को बढ़ावा देने में, कह सकते हैं विकास को बढ़ावा देने में भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई मेरे बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के मैं जरूर कह सकता हूं कि भाई मेरे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं कंफर्म बता रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले भाई मेरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना भाई मेरे। इसी प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद को लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है। क्षेत्रवाद क्या है और नव क्षेत्रवाद क्या भाई मेरे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम लोग बात करेंगे। क्षेत्रवाद समझते हो भाई मेरे, जब कभी भी क्षेत्र को लेकर के, रीजन को लेकर के बहुत ज्यादा बातें होती है, इसको बोलते भाई क्षेत्रवाद। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जिसे भाई अगर इंडिया में अगर मैं क्षेत्रवाद की बात करूं तो भाई जैसे पंजाब हो जो है वो अपनी पंजाबियत की बात करेगा, अपनी बोली की बात करेगा, अपनी भाषा की बात करेगा, अपने रीजन की बात करेगा। यही होता भाई मेरे क्षेत्रवाद। जब उस इलाके के लोग अपने क्षेत्र विशेष को लेकर के, वहां की भाषा को लेकर के, वहां के कल्चर को लेकर के, वहां की चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा उनमें मानसिकता ऐसी भर जाती कि मेरा इलाका ही श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ हैं, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं क्षेत्रवाद। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यानी इंटरनेशनल रिलेशन में, विश्व राजनीति में भाई क्षेत्रवाद क्या है कि कई सारे देश भाई मेरे कोई संगठन बना लेते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं, इसको भाई मेरे आप बोल सकते हैं क्षेत्रवाद बोल सकते हो। जैसे एशिया के देश हैं, जैसे आप देखोगे एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो भाई मेरे एशिया महाद्वीप के देश हैं भाई मेरे, ये किसी प्रकार का क्षेत्र को लेकर के किसी सभी एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं ये सभी लोग भाई मेरे कोई ग्रुप बना लें और पूरी दुनिया में एक प्रकार से बाकी लोगों को ना लें, उसको अलग थलग कर दे, यही क्षेत्रवाद है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भाई मेरे क्षेत्रवाद क्या, और क्षेत्रवाद वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद का मतलब होता है भाई उस प्रक्रिया से है जिसमें भौगोलिक रूप से निकट राष्ट्र अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुरक्षा हितों को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग देते हैं। भाई मेरे कोई भी देश, जिसे मान लो भाई हमारा देश भारत है, भारत के आसपास कौन से देश हैं अगर आप देखोगे, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे हमारे आसपास के देश हैं। तो भाई जो हमारे आसपास के देश हैं, अगर हम लोग भाई मेरे किसी प्रकार का ग्रुप बना लें और हम लोग अपने ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भाई मेरे अगर काम करने लग जाएं, यही होता भाई मेरे क्षेत्रवाद। समझते हो क्षेत्रवाद क्या है, जैसे एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं ये सभी देश भाई मेरे कोई ग्रुप बना लें, क्या करें, एशिया महाद्वीप में जितने देश है, भारत भी एशिया महाद्वीप का देश है, तो भाई एशिया महाद्वीप के अगर भारत जो देश है और भी एशिया महाद्वीप के कई सारे देश भाई ग्रुप बना लें और आप आपस में ही अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भाई काम करने लग जाएं, इसी को भाई बोलते हैं क्षेत्रवाद। ठीक है, ये क्षेत्रवाद यही है। अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं, किसी खास इलाके के, ध्यान रखना, किसी खास इलाके के देश, किसी खास रीजन के जो देश हैं जब आपस में सहयोग करने लग जाएं और एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, इसी को भाई मेरे बोला जाता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है, जब किसी खास इलाके के देश आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देने का काम करें, यही होता भाई मेरे क्षेत्रवाद। क्या है, यही क्षेत्रवाद है। देखिएगा क्षेत्रवाद का कारण क्या है, भौगोलिक निकटता। भाई मेरे जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके आसपास के जितने देश हैं भाई मेरे एक क्या कर लेंगे, आसपास रहते तो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, और जब ग्रुप बना लेंगे क्योंकि उनका भौगोलिक जो आकार है आसपास के 6 देश हैं, तो भाई वो लोग बना करके आपस में ही कह सकते एक दूसरे की परिवहन को लेकर के, व्यापार को लेकर के जब काम करने लग जाए भाई मेरे, यही क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद को जिसको बोलते हैं रीजनलवाद, यानी क्षेत्र विशेष के लोग ही आपस में एक दूसरे के सहयोग और मदद करने लग जाते हैं। जैसे भाई एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लो हमारा देश इंडिया है,
इंडिया भाई अपने आसपास के देशों के साथ खूब सारा व्यापार करे, खूब सारा उनको बढ़ावा करे, सपोर्ट करे, मदद करे, बाकी के साथ नहीं। तो अपने आसपास के देशों के साथ अगर हम लोग करने लग जाएं, यही भाई मेरे क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद क्या है? कुछ खास लोगों के साथ या कुछ खास अपने रीजन के लोगों के साथ ग्रुप बना करके, सहयोग करके व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देना ही भाई क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है। अब आर्थिक हितों का विकास करना, भाई क्षेत्रवाद में क्या होता है? क्षेत्रवाद में उस इलाके के जितने देश होते हैं वो आपस में व्यापार करते हैं, आपस में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन करते हैं। लेकिन भाई मेरे उसके इलाके के लोग हैं, उसके जो क्षेत्र के देश इलाके क्षेत्र के लोग होते हैं, जो कंट्रियां होती हैं, वो आपस में अपने आर्थिक और विकास को बढ़ावा भाई कौन देता है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में भाई क्या है? सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता। भाई क्षेत्रवाद में अगर आप देखोगे तो सभी भाई मेरे अपनी चिंताओं को जाहिर करते हैं, जिसमें उसमें सदस्य होते हैं। बाहरी हस्तक्षेप का बचाव होता है। भाई क्षेत्रवाद में अगर आप देखो तो कोई बाहरी देश उन लोगों के में कोई भी किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं कर सकता है, यही तो क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद भाई शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब भाई क्षेत्रवाद को कैसे समझोगे? जैसे भाई मान लो भारत हमारा देश है, भारत देश है हमारा है, ठीक है। इसी के साथ भाई मेरे पाकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है, साइड में यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर नेपाल भूटान है। तो भाई भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी देश भाई मेरे एक ग्रुप बना लें। ये क्या कर लें? एक ग्रुप बना लें और आपस में ही व्यापार को लेकर के बढ़ावा दें, आपस में आर्थिक सामाजिक चीजों को बढ़ावा दें, बाकी दुनिया को नहीं, आपस में ही काम करने लग जाएं भाई मेरे सारे देश। यही क्षेत्रवाद है। यानी अपने इलाके के कुछ खास देश ही मिलकर के आपस में ही अपने व्यापार को, अपने आर्थिक सहयोग को, सामाजिक सहयोग को खुद ही आपस में करने लग जाएं और आपस में बढ़ावा दें, यही क्षेत्रवाद है। और क्षेत्रवाद में भाई मेरे कोई भी बाहरी देश उन देशों के साथ भाई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसमें टांग नहीं अड़ा सकते। यही क्षेत्रवाद है, यही रीजनवाद है। ठीक है भाई। क्षेत्रवाद में क्या होता? क्षेत्रवाद में एक चीज देखोगे, उस क्षेत्र के जितने देश हैं, जितनी कंट्रियां हैं, लगभग उनकी भाषा समान होगा, उनका धर्म समान होगा या उनकी परंपराएं आप लोगों ने भाई अगर देखोगे जितने मुस्लिम कंट्रियां हैं उन्होंने भाई अपना एक ग्रुप बना रखा है। जितने मुसलमान देश हैं भाई मेरे दुनिया में, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है, ताकि वो एक प्रकार से वो भी क्या है? वो एक प्रकार से क्षेत्रवाद है। दूसरा अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं जैसे यूरोप के देश हैं भाई मेरे, यूरोप के देशों ने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है, ठीक है, जिसको यूरोपीय संघ बोला जाता है। भाई यूरोप के जितने देश हैं भाई उन सभी देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और यूरोप के जितने देश हैं वो आपस में व्यापार करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में राजनीतिक आर्थिक सहयोग करते हैं। यूरोप के देश ही करते हैं आपस में। यही तो क्षेत्रवाद है। यानी समान भाषा के आधार पर, समान धर्म के आधार पर, समान परंपरा के आधार पर या रीजन के आधार पर जब देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में एक दूसरे की मदद करें, यही तो भाई मेरे क्षेत्रवाद है, यही तो रीजनवाद है। देखिएगा, वैश्विककरण का दबाव, भाई WHO जैसी वैश्विक ढांचे में सामूहिक सौदेबाजी छोटे देशों के लिए सुरक्षा करती। तो भाई क्षेत्रवाद क्या? किसी रीजन के जो खास क्षेत्र के जो देश हैं वो आपस में ही व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने लग जाते हैं, उसी को भाई हम लोग बोलते हैं क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद में वैश्वीकरण का दबाव होता है। महाशक्तियों का प्रभाव, भाई जब देश गुट निरपेक्ष हुए, आप सबको पता है भाई मेरे ना कि भारत भाई मेरे एक गुट निरपेक्ष देश था। भाई मेरे जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ ना, तो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। भाई मेरे जब भारत आजाद होता 1947 में, तब पूरी दुनिया भाई मेरे दो ग्रुप में बटी हुई थी। एक ग्रुप का नाम था भाई, एक तो अमेरिका का ग्रुप था जो कह सकते उदारवाद को, ये उदारवादी था। दूसरा भाई रसिया यानी रूस, या कह सकते हो उस समय का कह सकते हो रूस का जो ग्रुप था जिसको बोलते हैं, दो ग्रुप में था। लेकिन भाई भारत किसी भी ग्रुप में नहीं रहा, गुट निरपेक्ष रहा। तो भाई क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्र यानी रीजन, आसपास के इलाके के देश हैं आपस में ही सहयोग करके जब एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, यही तो क्षेत्रवाद है। और भाई मेरे जब गुट निरपेक्ष, बहुत सारे देश भाई मेरे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होते गुट निरपेक्ष, तो भाई ये भी एक प्रकार का क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद की भाई मेरे प्रमुख विशेषता क्या है? क्षेत्रवाद क्या करता है? किसी खास इलाके के देशों को आपस में ही आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता, भाई यही क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद को लेकर के भाई मेरे कई सारी संस्था बनी है, जैसे अगर बात करूं यूरोपीय संघ, एशियान, सार्क, ये भाई ये क्या है? ये सब क्षेत्रवाद की बात करते हैं। ठीक है। जैसे सीमित सदस्य,
भाई क्षेत्रवाद में अगर आप देखोगे, क्षेत्रवाद कहीं पर भी अगर क्षेत्रवाद है तो वहां पर आसपास के देश ही उसके सदस्य मेंबर होंगे, बाकी कोई देश भाई उसका सदस्य मेंबर नहीं होगा। यही तो क्षेत्रवाद है, इसको हम क्षेत्रवाद बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भाई मेरे क्षेत्रवाद यही है। संप्रभुता का आंशिक साझा उपयोग करना, क्षेत्रवाद में क्या होता, सभी देश भाई मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते, एक दूसरे की मदद करते, भाई यही क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद भाई बहुआयामी है, यानी क्षेत्रवाद में आसपास के जो देश होते केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, सुरक्षा सभी प्रकार का भाई मेरे आपस में सहयोग करते भाई क्षेत्रवाद में। शांति और स्थिरता, भाई क्षेत्रवाद क्या करता, आपस में समस्याओं का ये लोग समाधान करते हैं और अपनी समस्याओं को भाई सुलझाने का प्रयास करते भाई मेरे, इसी को भाई हम लोग कहते हैं भाई क्षेत्रवाद, रीजनवाद, यही क्षेत्रवाद है। अब हम लोग बात करें भाई नव क्षेत्रवाद क्या है। नव क्षेत्रवाद क्या भाई मेरे, नव क्षेत्रवाद का जो जन्म है यह 1980 और 1990 के बाद हुआ। भाई क्षेत्रवाद क्या, नव क्षेत्रवाद क्या है कि जब किसी खास इलाके के देश आपस में कोई ग्रुप बना ले और आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने लग जाएं, यही भाई मेरे नव क्षेत्रवाद है। नव क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद की तरह ही है, बस इसमें आर्थिक समस्याएं ही, आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं, उसी को भाई हम लोगों ने कहा नव क्षेत्रवाद। नव क्षेत्रवाद क्या है, नव क्षेत्रवाद भाई मेरे 1980 और 1990 के आसपास आया था। शीत युद्ध भाई मेरे जब समाप्त हुआ, ध्यान रखना, जब शीत युद्ध समाप्त होता है उसके बाद भाई मेरे पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का प्रभाव आता है। तो और वैश्वीकरण में भाई मेरे क्षेत्रीय सहयोग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। यहीं से कह सकते भाई केवल व्यापारिक बढ़ावा देने के लिए और व्यापारिक हितों को लेकर के लिए जब देशों ने आपस में ग्रुप बनाना शुरू किया अपने आसपास के देशों को लेकर के, इसको भाई हम लोगों ने क्या बोला, नव क्षेत्रवाद। नव क्षेत्रवाद की विशेषता क्या है भाई, नव क्षेत्रवाद में केवल व्यापार नहीं होता बल्कि निवेश, पर्यावरण, मानवाधिकार, ये भी चीजें भाई किसमें शामिल है, नव क्षेत्रवाद में। नव क्षेत्रवाद में केवल व्यापार ही नहीं है बल्कि कह सकते भाई मेरे निवेश भी है, पर्यावरण भी है, मानवाधिकार, इन सभी चीजों को भाई नव क्षेत्रवाद में देखा। नव क्षेत्रवाद क्या भाई, खुला क्षेत्रवाद है। इसमें भाई कोई भी क्या है, वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था जोड़ता भाई। नव क्षेत्रवाद क्या, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खुद को जोड़ने का प्रयास करता है। नव क्षेत्रवाद में भाई संरक्षणवाद दूसरे दूरी है, नव क्षेत्रवाद में क्या संरक्षणवाद नहीं है। नव क्षेत्रवाद क्या है, गैर राज्य अभिनेता की भूमिका है। भैया अगर नव क्षेत्रवाद की बात, तो नव क्षेत्रवाद में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आती हैं, एनजीओ भी लगते हैं, और नागरिक समाज की भूमिका भाई हम लोगों को नव क्षेत्रवाद में देखने को मिलती है। यानी नव क्षेत्रवाद में कह सकते हैं कई सारी विदेशी कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी होती हैं, एनजीओ की भूमिका, नागरिक समाज की भूमिका भाई हम लोगों को नव क्षेत्रवाद में देखने दिखाई पड़ती है। नव क्षेत्रवाद उत्तर दक्षिणी सहयोग, यानी नव क्षेत्रवाद जो है केवल समान विकास वाले देशों में ही नहीं बल्कि विकसित और विकासशील देशों में भाई मेरे नव क्षेत्रवाद है। राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण भी होता भाई मेरे क्या, अगर बात करूं भाई जो नव क्षेत्रवाद है इसमें राजनीतिक और आर्थिक मिलजुल करके भाई आपस में सहयोग करते हैं। नव क्षेत्रवाद में अगर आप देखो भाई मेरे जो देश होते हैं, ये देश भाई मेरे एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं और साझा इनकी नीतियां भी, तो एक जैसे कार्यक्रम बनाएंगे, एक जैसा काम करेंगे। नव क्षेत्रवाद क्या है भाई मेरे, वैश्वीकरण की पूरक के रूप में, इसकी बात भाई वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता भाई मेरे नव क्षेत्रवाद, बल्कि क्षेत्रवाद जो है वो तो वैश्वीकरण का विरोध करता है, लेकिन जो नव क्षेत्रवाद है वह वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है बल्कि वैश्वीकरण को भैया नव क्षेत्रवाद कह सकते हैं, उसको पूरक मानता है। कहता कि भाई मेरे वैश्वीकरण से ही कह सकते हैं क्षेत्रवाद पूरा होता है। कौन बोलता भाई मेरे, नव क्षेत्रवाद। ठीक है, तो भाई क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि नव क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद मुझे लगता है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भाई क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके भाई मेरे एग्जाम में आने की जो संभावना है वो भाई मेरे सबसे हाई है। क्या है, ये सबसे हाई है कि क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए भाई मेरे क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आएगा तो यही लिखना। देखिएगा भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का अर्थ, चरण हमको बताने भाई, शीत युद्ध के भाई चरण आपको पूछे जा सकते हैं। देखिएगा शीत युद्ध क्या है भाई मेरे, शीत युद्ध के अर्थ की बात करें। देखो शीत युद्ध में आपको बता देता हूं भाई मेरे, शीत युद्ध क्या भाई मेरे, तो याद रखिएगा जैसे अमेरिका, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा बात करेंगे भाई जो रूस है, ठीक है, रूस। उस समय अगर बात करूं तो जैसे अमेरिका, यानी पूरी दुनिया कह सकते हैं भाई मेरे दो ग्रुप में
दुनिया में क्या था, एक तो अमेरिका था और दूसरा क्या था भाई मेरे, सोवियत संघ। याद रखना, अरे सोवियत संघ कई सारे देशों का ग्रुप था भाई मेरे, जिसका मेन मेंबर रूस है, याद रखिएगा। तो भाई मेरे कह सकते हो भाई मेरे, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो पूरी दुनिया में दो शक्तियां उभर करके सामने आती। तो एक तो भाई अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर बन जाता है पूरी दुनिया में, सेकंड वर्ल्ड वार, यानी कह सकते हो भाई मेरे द्वितीय जब विश्व युद्ध होता है उसके बाद भाई अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है पूरी दुनिया में। और दूसरा भाई मेरे सोवियत संघ, या फिर सोवियत संघ क्या है भाई, आज का जो रूस है, रसिया जो आप सुनते होगे, रसिया भाई मेरे, रूस ने कई सारे देशों को मिलाकर के भाई मेरे एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था सोवियत संघ। तो भाई मेरे पूरी दुनिया में कह सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो एक तो भाई अमेरिका का ग्रुप है और दूसरा भाई सोवियत संघ का ग्रुप है। इन्हीं दोनों में एक प्रकार की, इन्हीं दोनों में पूरी दुनिया बढ़ गई थी। इसी समय इन दोनों देशों के बीच में जो बातचीत होती थी, जो आपस में संघर्ष होता था, जो आपस में विवाद होता था, इसी को भाई हम लोग बोल रहे हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के समय कह सकते हो भाई मेरे पूरी दुनिया दो धड़ों में, दो ग्रुप में बढ़ गई है। एक तो भाई अमेरिका का ग्रुप है और दूसरा भाई मेरे सोवियत संघ का ग्रुप है। देखिएगा शीत युद्ध से मतलब क्या है, तो भाई सेकंड वर्ल्ड के यानी द्वितीय विश्व युद्ध, जब भाई मेरे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता 1945 में, और उससे भाई मेरे 1945 से लेकर के 1990 तक आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां बन गई थी। क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध अगर आप देखो पूरी दुनिया में दो पावर बन गई थी। तो एक था भाई संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो पूंजीवाद की बात करता था, अमेरिका जो है पूंजीवादी ग्रुप था, पूंजीवाद की बात करता था। और दूसरा ग्रुप कौन सा था, दूसरा ग्रुप था भाई मेरे सोवियत संघ जो कि समाजवादी ग्रुप था। तो भाई अमेरिका चाहता था भाई मेरे कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैले और सोवियत संघ चाहता भाई पूरी दुनिया में समाजवाद फैले। पूंजीवाद क्या है, अरे पूंजीवाद उसको बोलते कि जहां पर भाई मेरे फ्री इकोनॉमी है, जहां पर कह सकते प्राइवेट, यानी प्राइवेट चीजों को ज्यादा जहां पर बढ़ावा मिलता है वही पूंजीवाद है। यानी जहां पर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा, यानी कह सकते जहां पर व्यापारी और जहां पर इंडस्ट्री, जहां पर कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, यानी जो कंट्रोल है, यानी सरकार का कंट्रोल चीजों पर कम है, यानी सरकार चीजें कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि प्राइवेट सेक्टर चीजों को ज्यादा कंट्रोल कर रहा, वही पूंजीवाद है। जैसे अमेरिका पूंजीवादी देश है, तो भाई अमेरिका के लोग चाहते तो भाई मेरे पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैल जाए, जैसे आज फैल भी चुका। अगर आप लोग देखोगे कि आज किस प्रकार से, यानी 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 कह सकते हो कि गवर्नमेंट का जो पावर है, यानी स्टेट की पावर कम हो, और कह सकते हैं कि जो प्राइवेट चीजें हैं, कह सकते हो कि जो यानी चीज पूंजीवाद कह सकते हो भाई मेरे खास तौर से यानी आर्थिक विकास की बात कर रहा है और कह रहा है कि स्टेट कम से कम रहेगा। भाई अमेरिका चाहता था हमारे पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैले, और सोवियत संघ क्या चाहता है भाई, सोवियत संघ चाहता था भाई पूरी दुनिया में समाजवाद फैले। समाजवाद क्या है कि जहां पर कह सकते कि राज्य के पास ज्यादा शक्तियां हैं और लोगों के पास शक्ति कम है। तो भाई सोवियत संघ के लोग चाहते थे भाई मेरे पूरी दुनिया में समाजवाद फैले, और अमेरिका चाहता भाई ये पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैले। और इसी को लेकर के भाई इन दोनों देशों के बीच में झगड़ा है, लड़ाई है, झगड़ा है। देखिएगा इन्हीं दो देशों के बीच में जो संघर्ष चला, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था रियल में भाई मेरे, कोई सैनिक युद्ध नहीं हुआ था, कोई गोला बारूद बम को लेकर के युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका में और सोवियत संघ में जो राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और जो टकराव था, इसी को भाई मेरे हम लोग बोल रहे हैं शीत युद्ध। अरे शीत का मतलब ठंडा, यानी इस युद्ध में भाई मेरे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, गोली नहीं चली, बम नहीं चले, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि यह इसको हम युद्ध इसलिए करें हैं क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ में अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक टकराव था, उसी को भाई मेरे शीत युद्ध कहा जा रहा। इसको हम लोग शीत युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी युद्ध नहीं हुआ था भाई मेरे, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, इसके लिए हम इसको शीत मतलब ठंडा युद्ध बोला जाता है, क्योंकि इसमें सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसमें कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में हथियारों की दौड़, और दोनों देश आपस में अपनी विचारधारा का भैया प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। भाई अमेरिका भाई मेरे कह सकते कि पूंजीवाद को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, और भाई सोवियत संघ जो था वो पूरी दुनिया में समाजवाद के विचार को फैलाना चाहता था। भाई शीत युद्ध के चरण क्या है भाई मेरे, शीत युद्ध की अगर बात करूं तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है 1945 से होती है। भाई मेरे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तब पूरी दुनिया में दो शक्तियां उभरती हैं, एक तो अमेरिका, दूसरा तरफ सोवियत संघ। तो भाई 1945 से कहते हैं भाई मेरे शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो भाई शीत युद्ध लगभग 4 प्रकार का है। भाई शुरुआती दौर क्या है, शीत युद्ध का भाई शुरुआती दौर 1945 से 1949 का समय था।
फिर भाई शीत युद्ध का जो दौर आता है 1949 से 1962 तक, इसमें कह सकते दोनों देशों में भाई मेरे खूब सारी दुश्मनी बढ़ जाती है, अमेरिका और सोवियत संघ में एक दूसरे को युद्ध की धमकी देने लग जाते हैं। फिर भाई बीच में नरमी का दौर आता है 1962 से लेकर के 1980 के दौर में, अगर आप देखेंगे शीत युद्ध भाई थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। फिर भाई चौथा दौर आता है जब शीत युद्ध का भाई मेरे 1990 में आसपास जाकर के अंत हो जाता है। अब देख भाई शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का प्रारंभिक दौर क्या है भाई, शीत युद्ध की शुरुआत भाई मेरे 1945 से हुई है। तो 1945 से लेकर के 1990 1945 से 1949 तक गया। तो भाई इस देश में द्वितीय विश्व युद्ध बाद कह सकते भाई मेरे शीत युद्ध की शुरुआत होती है और शक्ति को लेकर के बात होती है। अमेरिका और सोवियत संघ पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां उभरती हैं। क्या भाई मेरे, पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां आती हैं। एक तो भाई मेरे अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर बन करके उभरा है, और दूसरा भाई सोवियत संघ कह सकते भाई मेरे बहुत बड़ी शक्ति बन करके पूरी दुनिया में उभरता है सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध। और इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ भाई मेरे अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनमें दोनों में आपस में विवाद है। वैचारिक संघर्ष क्या है भाई, अमेरिका भाई मेरे लोकतंत्र की बात करता था और पूंजीवाद की बात करता था। अमेरिका चाहता था भाई मेरे पूरी दुनिया में लोकतंत्र फैल जाए और पूंजीवाद फैल जाए। कौन चाहता था, अमेरिका। अमेरिका के जो लोग हैं मेरे ये चाहते थे पूरी दुनिया में लोकतंत्र और पूंजीवाद का विस्तार हो। और सोवियत संघ भाई, सोवियत संघ चाहता था पूरी दुनिया में समाजवाद और साम्यवाद का विचार फैले। तो सोवियत संघ के लोग भाई मेरे पूरी दुनिया में समाजवाद को लेकर के और साम्यवाद का प्रचार प्रसार चाहते थे। इसकी भाई मेरे प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे अमेरिका और जो सोवियत संघ है आपस में लेकर के इन दोनों देशों के बीच में काफी टकराव हुआ। जैसे याल्टा सम्मेलन हुआ, ट्रूमैन सिद्धांत आया जिसमें कह सकते साम्यवाद को रोकने की बात की गई। अमेरिका के लोग भाई मेरे कह सकते एक प्रकार से सोवियत संघ को रोकने का कई प्रकार का सिद्धांत है। मार्शल योजना क्या है कि भाई इन दोनों देशों ने एक प्रकार से कह सकते ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। तो जर्मनी का विभाजन भी इसी समय भाई मेरे हो सकता है, कह सकते जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है। जर्मनी पर भाई कह सकते एक प्रकार से दोनों लोगों ने एक प्रकार से कब्जा कर लिया। आधा जर्मनी को कह सकते अमेरिका ले गया, आधा जर्मनी को भैया सोवियत संघ ले गया था। बढ़ती शत्रुता भाई, शीत युद्ध का जब समय यानी अगर आप देखो 1949 से लेकर के 1962 देखेंगे भाई मेरे, तो शीत युद्ध में ऐसा लग रहा था भाई मेरे जैसे युद्ध ही हो जाएगा, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो शीत युद्ध में भाई मेरे जब 1949 से 1962 का समय आता है, तो इस समय भाई मेरे दोनों देशों में अमेरिका और सोवियत संघ में भाई मेरे कह सकते बहुत दुश्मनी बढ़ जाती है। कैसे, दोनों दोनों देश जो दोनों ग्रुप भाई मेरे बहुत ज्यादा हथियार बनाने लग जाते, गोला बारूद खूब बनता है। यहीं पर कह सकते भाई परमाणु अस्त्र शस्त्र भी बनाने लग जाते हैं, परमाणु हथियार की दौड़ शुरू होती है। और कैसे इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे नाटो 1949 में भाई नाटो बनता है और वर्साई की संधि होती है 1955 में। कोरिया युद्ध होता है, बर्लिन संकट आता है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आता है। भाई मेरे जब क्यूबा मिसाइल संकट आता है उस समय लगता है कि भाई मेरे युद्ध हो ही जाएगा। यानी अमेरिका और अमेरिका में भाई मेरे और सोवियत संघ में जिस प्रकार से संघर्ष था 1962 में 1960 में, ऐसा लगा था भाई मेरे थर्ड वार हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई मेरे होता नहीं है। इस दौर में यानी एक समय लग रहा था कि अमेरिका में और संयुक्त राज्य सोवियत संघ में कह सकते युद्ध हो जाएगा। इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था, इतना ज्यादा तनाव बढ़ गया था, युद्ध हो जाएगा। जहां पर दोनों देशों ने कह सकते भाई मेरे एक दूसरे को परमाणु बम बना लिए थे। भाई अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर तो बन चुका था भाई, अमेरिका तो भाई मेरे सबने देख लिया था ना। अरे भाई अमेरिका के लोगों ने जब नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराया तो भाई पूरी दुनिया में अमेरिका का डंका बज गया कि भाई उसके पास तो बहुत बड़ा परमाणु बम है, उसे कैसे मुकाबला करेगा। और भाई मेरे 1949 में याद रखिएगा, 1949 में जाकर के भाई मेरे सोवियत संघ ने भी भाई परमाणु बम बना लिया था। इसलिए तभी तो दोनों एक दूसरे की टक्कर ले रहे थे। सोवियत संघ तभी तो अमेरिका का टक्कर ले रहा था भाई, उसने भी बम बना लिया था। और इसीलिए इसी को लेकर कह सकते कि दोनों देश आपस में अपनी विचारधारा को लेकर के लड़ रहे हैं। नरमी का दौर क्या था भाई, 1962 से देखो 1980 के दौर में अगर आप देखोगे तो दोनों देशों में थोड़ी नरमी आती है। यानी अब तनातनी भाई मेरी थोड़ी सी कम हुई, तो महाशक्तियों के बीच में थोड़ा तनाव कम हुआ और इन दोनों देशों ने दोनों ग्रुपों में भाई थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू की। जैसे हथियारों के दौड़ को थोड़ा कम किया गया, दोनों ने भाई एक दूसरे का सहयोग किया। टकराव के स्थान पर इन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया भाई मेरे कुछ सालों तक। जैसे हंटर लाइन समझौता, यानी
सोवियत संघ और अमेरिका के नेता भाई मेरे एक समय जाकर के 1993-94 भाई 1963-64 में आपस में बातचीत भी करने लग जाते हैं। परमाणु परीक्षण निषेध संधि आती है। इसी समय कह सकते भाई अमेरिका और सोवियत संघ के जो देश है भाई मेरे एक संधि लेकर के आते भाई, अब कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो भाई इस चक्कर में भारत ने जब बनाया तो भारत को भाई इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हेलसिंकी समझौता भाई 1975 में होता है। देखिएगा इस दौर में कैसे भाई शीत युद्ध काफी शांत रहा। देखो जो शीत युद्ध है ना, कभी लगता था भाई मेरे युद्ध हो जाएगा, कभी लगेगा नहीं नहीं शांति फैल गई है, तो इसमें घटता बढ़ता रहता था शीत युद्ध में। कभी धमकी दे देते थे एक दूसरे को, कभी एक दूसरे में थोड़ी बहुत मित्रता भी कर लेते थे। तो शीत युद्ध में कह सकते भाई मेरे कुछ इसी प्रकार से जो चीजें हैं वो लगभग चल रही थी। अब देखिएगा पुनर्जीवन और अंत, भाई शीत युद्ध का भाई अंत कब हुआ? 1990 में जाकर के। देखिएगा पुनर्जनन क्या है? सोवियत संघ भाई मेरे अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है। क्या भाई मेरे? सोवियत संघ के लोग भाई क्या करते हैं? अफगानिस्तान पर हमला कर देते हैं और अमेरिका भाई मेरे एक प्रकार की आक्रामक नीति बनाता है और हथियारों की नई दौड़ शुरू होती है। शीत युद्ध का भाई मेरे अंत कैसे हुआ? तो इसका कारण क्या देखा? सोवियत संघ भाई मेरे बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। जिस प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ भाई मेरे आपस में लड़ रहे थे विचारधारा के आधार पर, ठीक है, वो अपनी पूंजीवाद को लेकर के लड़ा, वो अपना समाजवाद लेकर के लड़ा, तो भाई सोवियत संघ आर्थिक रूप से भाई काफी कमजोर हो जाता 1990 के आसपास जाकर के। इसलिए कह सकते भाई मेरे सोवियत संघ जब कमजोर हुआ तो बहुत सारे भाई जो सोवियत संघ के सदस्य देश थे वो सोवियत संघ को छोड़ करके चले गए। इसलिए कह सकते भाई शीत युद्ध का अंत हो जाता है। मिखाइल गोरबचोव क्या थे? मिखाइल गोरबचोव भाई मेरे एक नीति लेकर के आते हैं कि भाई सोवियत संघ को भाई मेरे अब इस शीत युद्ध जो चल रहा है, जो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है, इसको भैया खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि सोवियत संघ भाई मेरे पैसे के लेवल पर, आर्थिक लेवल पर भैया करप्ट हो चुका था, भ्रष्ट हो चुका था। सोवियत संघ के साथ भैया पैसा वैसा कुछ बचा बचा नहीं था। अमेरिका भैया पैसे वाले लोग हो गए थे बहुत ज्यादा। तो सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता 1990 के आसपास। और सोवियत संघ के भाई एक नेता थे मिखाइल गोरबचोव। मिखाइल गोरबचोव कौन भाई? कह सकते सोवियत संघ का राष्ट्रपति है या सोवियत संघ का भैया करता धरता है। ये मिखाइल गोरबचोव भाई मेरे एक कानून लेकर के आता है, एक नीति लेकर के आता है कि भाई अब सोवियत संघ जो है भाई क्या करेगा? अपनी नीति में खुलापन लाएगा। और क्या है मिखाइल गोरबचोव ने किया? अब हम थोड़ा बहुत सुधार करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई, सोवियत संघ का भाई 1990 और 1991 में जाके विघटन हो जाता है। जब भाई सोवियत संघ टूट जाता है और सोवियत संघ के भाई जो देश सदस्य देश होते हैं आपस में अलग अलग हो जाते हैं, तब कह सकते हैं यहीं पर भाई में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। क्योंकि यह एक प्रकार का वैचारिक विचारों को लेकर के लड़ाई है। भाई अमेरिका चाहता था भाई कि मेरा विचार पूरी दुनिया में फैलेगा, जो पूंजीवाद का विचार है, और भाई सोवियत संघ चाहता कि जो समाजवाद का विचार है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। लास्ट में भाई कह सकते अमेरिका की जीत होती है, क्योंकि भाई सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। सोवियत संघ के लोग तो एक प्रकार से कह सकते हो भाई मेरे उनके पास पैसा ही नहीं बचा, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। और कह सकते सोवियत संघ के साथ जितने सदस्य देश थे वो भी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध का भाई इसी से अंत हो जाता है। निष्कर्ष भाई मेरे इस क्वेश्चन में जरूर लिखेगा, आएगा। निष्कर्ष क्या है? शीत युद्ध भाई मेरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना है, जो कि शीत युद्ध भाई एक प्रकार का वैचारिक युद्ध है। इसमें किसी प्रकार का सैनिक युद्ध नहीं हुआ था। विश्व में दो शक्तियां में, यानी पूरी दुनिया भाई मेरे दो शक्तियों में बट गई थी। एक तो थी भाई अमेरिका की शक्ति और दूसरी थी भाई सोवियत संघ की शक्ति। इन दोनों देशों में कह सकते भाई मेरे दोनों देशों में विचारधारा को लेकर के भाई जो युद्ध था, वही भाई मेरे कह सकते हम लोग क्या है, वही क्या है हमारा शीत युद्ध है। और भाई शीत युद्ध को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। शीत युद्ध वाला क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। देखिएगा मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति क्या है? भाई राष्ट्रीय हित क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित देखिएगा। राष्ट्रीय हित का मतलब होता है कि वह उद्देश्य, वह आवश्यकता, वह मूल्य जिनकी पूर्ति किसी भी राज्य के लिए प्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय हित क्या है? भाई वो सारे जरूरतें जिनको भाई मेरे कोई भी देश पूरा करना चाहता है, उसका लक्ष्य होता है। अंतरराष्ट्रीय राज्य के संबंधों में कह सकते भाई जो राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित है जैसे विदेश नीति बनाना। भाई हर देश भाई मेरे अब उसका राष्ट्रीय हित क्या है? भाई विदेश नीति बनाए, कूटनीति, युद्ध, यही भाई मेरे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाता ना। जिसे मोरगंथु क्या कहता है? राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित
शक्ति के रूप में परिभाषित। कोई भी देश भाई मेरे खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता ना, तो भाई अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना चाहता है। राष्ट्रीय हित क्या होते हैं भाई मेरे? राष्ट्रीय हित हमेशा भाई किसी भी राज्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं। वो कहते हैं भाई राज्य को शक्तिशाली बनाओ, किसी व्यक्ति को नहीं। अगर भाई मेरे राज्य शक्तिशाली रहेगा तो भाई उसके जो हित हैं, उसकी जरूरतें हैं, वो पूरी होंगी भाई ना। तो राष्ट्रीय हित क्या है भाई मेरे? राज्य को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भाई मजबूत करने की बात कौन करता? भाई राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित भाई मेरे चाहता है कि कोई भी देश समय, परिस्थिति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अनुसार बदलता है। भाई राष्ट्रीय हित बताता है कि कोई भी देश हो उसमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है, लगातार। राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित कोई आदर्शवाद नहीं है, बल्कि एक भाई क्या, राष्ट्रीय हित एक प्रकार की व्यवहारिक राजनीति है। राष्ट्रीय हित भाई चाहता विदेशी व्यापार का अधिकार हो। राष्ट्रीय हित में अगर आप देखोगे हर देश भाई मेरे विदेशी व्यापार के जरिए अपनी राष्ट्रीय नीति को बढ़ावा देने की बात करता है। ये भाई राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या है? जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भाई राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित में क्या देखोगे, हर देश भाई मेरे चाहता है उसकी देश की सुरक्षा हो, उस पर कोई हमला ना करे, उस पर कोई आक्रमण ना करे। भाई राष्ट्रीय हित पहला क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। हर देश भाई मेरे अपनी सुरक्षा को लेकर के जागरूक है। दूसरा संप्रभुता। भाई राष्ट्रीय हित क्या है? हर देश चाहता भाई उसके निजी मामलों में कोई देश भाई मेरे टांग ना अड़ाए, यह भी एक प्रकार का राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित क्या है? भाई हर देश चाहता उसकी बोली, भाषा, उसकी सभ्यता, कल्चर को बढ़ावा मिले। भाई हर देश अगर आप देखोगे तो यही चाहता है उसकी जो बोली है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो सभ्यता है, या उसका जो विचार है, उसका भाई मेरे पूरी दुनिया में मान सम्मान हो, सभी लोग उसको माने। या यह भी एक प्रकार का भैया क्या राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित क्या है? भाई हर देश अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, अपनी विदेश नीति को बढ़ावा देना चाहता है, अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहता है। यह भी भाई मेरे क्या एक प्रकार का राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित में देखोगे भाई कौन कौन से हित हैं? जिसे परिवर्तनशील भाई बहुत सारे हित होते हैं जो बदलते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय हित में अगर आप देखो कोई भी देश भाई मेरे अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। कोई भी देश भाई मेरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा और सहयोग की बात कौन करता? भाई राष्ट्रीय हित यही है। राष्ट्रीय हित क्या है? बहुत सारे देशों भाई जो राष्ट्रीय हित बहुत ही लचीला है, स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय हित में अगर आप देखोगे एक प्रकार से इसका कई सारे लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति भैया राष्ट्रीय शक्ति क्या है? राष्ट्रीय हित तो मैंने बता दिया, अब राष्ट्रीय शक्ति क्या है देखिएगा। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब होता है उस क्षमता से है जिसके माध्यम से कोई राज्य अपने हितों की रक्षा करता है। भाई राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है? राष्ट्रीय शक्ति वह होती है जिसके द्वारा कोई भी देश अपने हितों को लेकर के उसकी सुरक्षा करता है। यह होता भाई राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति क्या है? शक्ति ही राजनीति का अंतिम साधन है। किसने बोला है भाई? इसको कैसे पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता भाई, शक्ति ही राजनीति का अंतिम साधन है। अरे भैया मेरे जो देश शक्तिशाली है वही उसी के तो भाई सारी उसी के हित पूरे होंगे ना। भाई जो देश शक्तिशाली होगा, जो देश पावरफुल होगा, भाई उसी के तो सारे हित पूरे होंगे ना। जैसे भाई अगर आप देखो जैसे अमेरिका देश इतने ज्यादा शक्तिशाली देश हैं कि भाई किसी पर भी दादागिरी करने लग जाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं ना। तो भाई राजनीति में भाई मेरे जो देश शक्तिशाली है, तो भाई राष्ट्रीय शक्ति क्या है? भाई किसी भी देश की जो भौगोलिक आकार है, देखने में अगर आप देखो भाई हमारा देश भाई मेरे तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ भाई हिमालय है। ये तो यानी क्षेत्रीय शक्ति भी हमारी एक प्रकार का राष्ट्रीय हित है। भाई जिस देश में अगर आप देखोगे जलवायु बहुत अच्छी है, वहां की खेती बहुत अच्छी होती है, यह भी क्या है? हमारा राष्ट्रीय शक्ति है ना। ये तो राष्ट्रीय शक्ति है। जिस देश में जलवायु बदलती रहती है, जैसे भारत में अगर आप देखो कभी गर्मी होती, कभी ठंडी होती, कभी जाड़ा होता, कभी बरसात होता है, तो भौगोलिक तत्व भी क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है। जनसंख्या, भाई किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पढ़ी लिखी है, साक्षर है, भाई ये क्या किसी देश की भाई राष्ट्रीय शक्ति है ना। अरे भाई राष्ट्रीय शक्ति तो यही ना। भाई किसी देश की जनसंख्या अगर ज्यादा पढ़ी लिखी रहेगी, वो देश तरक्की करेगा, वो देश आगे जाएगा। जैसे अगर आप देखो भारत में भाई जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन ज्यादातर है उसमें किसी प्रकार की स्किल ही नहीं है। तो जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति तो है, लेकिन जो जनसंख्या वो भाई सही होनी चाहिए। जो लोग हैं पढ़े लिखे होने चाहिए, उनमें स्किल होनी, एजुकेशन होनी, यही तो राष्ट्रीय शक्ति है। भाई राष्ट्रीय शक्ति क्या है? किसी देश के भाई मेरे जो प्राकृतिक संसाधन है, किसी देश के भाई मेरे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये भी राष्ट्रीय शक्ति है। जैसे भाई किसी देश में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, खनिज हैं, संसाधन है, भाई क्या है? या भाई मेरे उस देश की राष्ट्रीय शक्ति है। क्या है?
ये तो राष्ट्रीय शक्ति है भाई। किसी देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, बहुत ज्यादा वन है, जंगल है, बहुत ज्यादा खदान है, जिसके बाद ऊर्जा के संसाधन है, यह भी क्या है, एक प्रकार का भाई राष्ट्रीय शक्ति है। आर्थिक शक्ति भाई, किसी देश में, किसी भी देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है, यह भी एक प्रकार की भाई मेरे आर्थिक शक्ति है। भाई किसी देश का औद्योगिक विकास हो चुका है, यह भी आर्थिक शक्ति है। किसी भी देश का भाई मेरे जो व्यापार है, यानी व्यापार और ट्रेड बहुत अच्छा होता है, यह भी आपकी राष्ट्रीय शक्ति है। भाई किसी भी देश की सैनिक शक्ति उसकी सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति होती है। कोई भी देश भाई मेरे सेना के लेवल पर, आर्मी के लेवल पर कितना शक्तिशाली है, यह उसकी राष्ट्रीय शक्ति को बताता है। किसी भी देश की भाई थल सेना, जल सेना, वायु सेना कितनी शक्तिशाली है, यह उसकी कह सकते भाई राष्ट्रीय शक्ति को बताता है। किसी भी देश के साथ हथियार कितने हैं, परमाणु क्षमता कितनी है, यह भी उसकी राष्ट्रीय शक्ति है। भाई किसी भी देश में राजनीति कैसे है, जैसे किसी देश में भाई स्थिर सरकार रहती, सरकार बार बार बदलती नहीं है, तो भाई इसके राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय शक्ति है। भाई किसी देश का भाई जो नेता है बहुत बड़ी सोच वाला है, बहुत विजन वाला है, यह भी हमारी एक प्रकार की भाई मेरे राष्ट्रीय शक्ति है। राष्ट्रीय मनोबल, भाई जिस देश में नागरिकों का मनोबल यानी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, यह भी भाई हाई होती है। भाई जिस देश के लोगों में देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है, देश प्रेम है, यह भी तो हमारी भाई मेरे राष्ट्रीय शक्ति है। भाई अगर आपकी जनता में देश के प्रति प्रेम है, मोहब्बत है, समर्पण है, यह भी भाई हमारा क्या है, यह भी भाई हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। क्या है, यह भी राष्ट्रीय शक्ति की कैटेगरी में आता है। विज्ञान, भाई किसी भी देश में साइंस और विज्ञान में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, यह भी तो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भाई कोई भी देश भाई मेरे अगर आज के जमाने में तो विज्ञान भाई है, आज के जमाने में भाई जिन देशों ने भाई मेरे AI बना लिया है, हम लोग बना पाए नहीं बना पाए ना जी, हमको भी बना था भाई ना। तो भाई मेरे जो देश विज्ञान में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, यह भी तो भाई मेरे हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार क्या है भाई? कठोर शक्ति होती, जैसे राष्ट्रीय शक्ति दो प्रकार की, कठोर शक्ति जैसे सैनिक शक्ति और आर्थिक दबाव, और कुछ राष्ट्रीय शक्ति भाई कमजोर होती जैसे संस्कृति, विचारधारा और मूल्य। राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित, इसको लेकर के भाई मेरे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या भाई मेरे? राष्ट्रीय शक्ति और भाई मेरे राष्ट्रीय हित, इसको लेकर के पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति को लेकर के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी आलोचना भी आप उसको लिख सकते हैं और निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो भाई मेरे राष्ट्रीय शक्ति को लेकर के, राष्ट्रीय हित को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं। जितना मैं करवा इतना तो जरूर करके जाना ही जाना है। ठीक है, बाकी और भी देखिएगा भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी सिद्धांत यानी उदारवाद क्या? देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद। देखिएगा भाई उदारवाद क्या है? भाई उदारवाद, सिंपल सी बात करूं तो उदारवाद चाहता भाई पूरी दुनिया में यानी व्यापार बढ़े, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नियम कानून ना हो और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, और पूरी दुनिया में भाई मेरे लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, यही भैया उदारवाद है। उदारवाद क्या चाहता है भाई? उदारवाद चाहता है भाई ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को अधिकार मिले, ज्यादा से ज्यादा नागरिक को, यानी अगर आप देखोगे उदारवाद, उदारवाद सभी देशों के बीच में भाई मेरे सहयोग चाहता है, शांति चाहता है और प्रगति को बढ़ावा देना भाई कौन चाहता है? उदारवाद। उदारवाद का सिद्धांत मानता है कि भाई हमें किसी प्रकार का भाई संघर्ष, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उदारवाद भाई मेरे दुनिया में लोकतंत्र की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय कानून के जरिए पूरी दुनिया में व्यापार हो और व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिले, भाई यही उदारवाद है। अगर मैं नॉर्मली उदारवाद, भाई उदारवाद क्या है? भाई उदारवाद के लोग कहते हैं भाई यानी व्यक्ति के पास बुद्धि है, विवेक है, माइंड है, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। तो भाई उदारवाद चाहता है कि भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा शक्ति व्यक्ति को मिले, यानी उदारवाद भाई एक प्रकार का क्या है? जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देता है। उदारवादी भाई लोग चाहते हैं राज्य के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को भाई मेरे खुला छोड़ दो, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, यही उदारवाद का मेन सिद्धांत है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि भाई इंसान, व्यक्ति पर बहुत ज्यादा नियम कानून मत लगाओ, बहुत ज्यादा पाबंदी मत लगाइए, यानी उदारवाद कह सकते एक प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। याद रखिएगा, उदारवाद चाहता भाई राज्य के पास ज्यादा शक्ति ना हो, बल्कि व्यक्ति के समर्थन में खड़ी हुई विचारधारा भाई उदारवाद की विचारधारा है। उदारवाद भाई आप कह सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है, वो चाहता भाई कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसके पास बुद्धि है, माइंड है, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। अरे भाई राज्य जो है, जो स्टेट है, वो तो भाई नागरिक की सुरक्षा करे, जो राज्य है वो नागरिक की सुरक्षा करे और देश की सुरक्षा करे, बाकी भाई जो नागरिक है वो तो अपना विकास स्वयं कर लेगा, यही तो उदारवाद है।
अरे भैया उदारवाद भाई मेरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यही चाहता है कि पूरी दुनिया में व्यापार बढ़े, पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा मिले, किसी प्रकार का भाई नियम कानून ना हो। जैसे अगर आप देखो इमानुअल कांट बने भाई उदारवाद का समर्थन किया, प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप देखो वुडरो विल्सन ने भाई उदारवाद का समर्थन किया। तो उदारवाद क्या है? उदारवाद भाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाहता है कि जो व्यापार हो बिना रोक टोक के हो, नियम कानून बहुत ज्यादा ना हो, और एक प्रकार को आर्थिक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, यही उदारवाद है। और नॉर्मल उदारवाद क्या है? तो नॉर्मल उदारवाद आप लोग कह सकते हैं भाई मेरे कि जो व्यक्ति के समर्थन में खड़ी हुई विचारधारा है, भाई व्यक्ति के हाथ में पावर ज्यादा। एक बात समझाऊं मैं आपको, अगर आप लोग भाई मेरे देखा होगा कि हमारे देश में अगर आपको अस्पताल खोलना है, अगर आपको स्कूल खोलना है, अगर आपको कोई काम करना होगा ना भैया, आपको 50 साइन करवाना पड़ेगा, आपको पता नहीं किस किस से परमिशन लेनी पड़ेगी, कहां कहां पर जाके पैसा चढ़ाना पड़ेगा, पता नहीं फलाने के साथ लाओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, फलाना कागज लाओ। भाई मेरे ये इसका मतलब क्या है? भारत उदारवाद नहीं है भाई मेरे। उदारवाद है कि जहां पर कम से कम नियम कानून होते हैं, और भाई मेरे वहां पर स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, आपको कुछ भी करना है तो आपको बहुत ज्यादा नियम कानून के पचड़ों में फंसाया नहीं जाएगा, आपको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, यही तो उदारवाद है। अरे भैया अमेरिका में उदारवाद है तभी तो वहां तो पर वहां तभी तो देखोगे वहां पर भाई गूगल बना लिया, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट बन गया, वहां पर फेसबुक बन गया, वहां पर कह सकते हैं टेस्ला जैसी कंपनियां बन गई, क्योंकि उदारवाद है। क्योंकि वहां पर सरकार नागरिक पर भैया बहुत ज्यादा शिकंजा नहीं कस रही है कि उसको दुनिया भर के नियम कानून में फंसाई पड़ी है कि भाई क्या है उदारवादी, यानी जो व्यक्ति के समर्थन में खड़ा हुआ विचार है, जो यानी कह सकते हैं जो स्टेट को कम से कम पावर में रखता है, यानी जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देने के समर्थन में खड़ा है, यही उदारवाद है। उदारवाद भाई कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है। उदारवाद भैया पूंजी पैसा खूब आए, बस खाली पैसे का समर्थन में खड़ी विचारधारा है। वो चाहता भैया नागरिक को खुला छोड़ दो, सब पैसा वैसा खूब कमा लेंगे, ये कहना। यानी जो उदारवाद को आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो किसी प्रकार से जैसे गरीब है, मजदूर है, इनकी बात कुछ करता नहीं है उदारवाद। उदारवाद यही कह रहा है कि भाई कंपटीशन, खुली खुली दौड़ है। जैसे आप लोगों ने देखा हो ना सेना की खुली भर्ती होती है, वही ये कह रहा है कि भाई खुला माहौल कर दो, सारे नियम कानून को हटा दीजिए। स्टेट भाई नागरिक की सुरक्षा करे और देश की सुरक्षा करे, बाकी व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। उदारवाद में सभी लोगों ने यही विचारधारा दी। उदारवाद मेनली यही है। अमेरिका को, अगर आप अमेरिका को देखा होगा, आप लोग देखते हैं तो अमेरिका में क्या है कि भाई वहां पर अगर कोई नागरिक कोई काम करना चाह रहा है तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा आजादी है, बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं लगाता राज्य, बहुत ज्यादा नियम कानून का पछड़ा वछड़ा नहीं वहां पर। यही उदारवाद की मेन विचारधारा है। उदारवाद कह सकते हैं कि व्यक्ति के समर्थन में खड़ी हुई विचारधारा है। जब हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं तो हम यहां पर ये देखेंगे कि उदारवाद चाहता है कि भाई पूरी दुनिया में व्यापार खूब हो, किसी प्रकार का पाबंदी ना हो। इसलिए जब वैश्वीकरण हुआ तो अमेरिका की विचारधारा तो है कि अमेरिका भाई यही चाहता है कि पूरी दुनिया में व्यापार खूब बढ़े, पैसा खूब आए और पैसा खूब कमाया जाए, यही इसी की बात करता है अमेरिका। और यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद भी है कि जो लोकतंत्र की बात करता है। उदारवाद भैया लोकतंत्र की बात करता है और शांति की बात करता है। और उदारवाद भैया सहयोग की बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग एक दूसरे को करो ताकि भैया व्यापार खूब बढ़े। नियम कानून मत बनाओ, बहुत ज्यादा पाबंदी, कोई भी देश अपनी मार्केट को बंद ना करे, ये उदारवाद में भाई सभी कंट्रियां अपने मार्केट को ओपन मार्केट कर दें। वहां पर कोई भी जाकर के, अब देखने चाइना का आदमी हमारे यहाँ करके सामान बेच रहा है, देखने कितनी चाइना की कंपनियां भैया भारत में आकर के लगी हैं, यहां पर सामान बेच रही हैं, ये उदारवाद ही है। जो क्योंकि मार्केट ओपन कर देना, भाई भारत ने अपनी मार्केट ओपन कर दी, बाजार खोल दिया ना, भाई कोई भी आकर के हमारे यहाँ सामान बेच लो, ये उदारवाद है मेनली। कि उदारवाद जो कह सकते हैं ओपन मार्केट की बात समर्थन में खड़ा है। उदारवाद लोकतंत्र की बात करता है, वो कहता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए ताकि भैया व्यापार खूब हो। युद्धों का समर्थन उदारवाद नहीं करता, याद रखिएगा। उदारवाद जैसे उदारवाद में देखो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, WHO है, WTO है, जो विश्व व्यापार संगठन है, सब उदारवाद के में संस्थाओं में हम इसको कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भाई बड़ा महत्व, भाई उदारवाद एक प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानूनों में व्यवहारिक कानून की बात करता है और नियंत्रण को साधन मानता है। भाई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये इसको बात करता है। आर्थिक सहयोग की बात करता है, भाई उदारवाद हमेशा आर्थिक सहयोग, व्यापार भाई मेरे एक दूसरे देशों पर निर्भर हो जिससे युद्ध की संभावना। उदारवाद भाई कहता है कि भाई मेरे सभी देश भाई व्यापार के लिहाज से एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो भैया कोई लड़ेगा नहीं, समझिएगा। यानी उदारवाद भाई आप लोग कैसे कह सकते हैं, उदारवाद जो है वो एक दूसरे की निर्भरता की, डिपेंडेंसी की बात करता है, भाई एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाए, ये उदारवाद है। तो उदारवाद में देखोगे
बहु अभिनेता की भूमिका, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें है, एनजीओ है। भाई उदारवाद मेनली, उदारवाद मानवताधिकार, स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों की बात कौन करता है? भाई उदारवाद करता है। तो भाई उदारवाद के, भाई उदारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जैसे इमैनुअल कांट उदारवाद का समर्थन करता है, वुडरो विल्सन उदारवाद के हैं, और जॉन लोक ये सबसे पहला आदमी जिसने उदारवाद का सिद्धांत दिया। भाई जॉन लोक का नाम याद रखना। इसी ने कहा था कि व्यक्ति 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 के पास बुद्धि है, विवेक है, अपना विकास स्वयं कर लेगा, राज्य कुछ ना करे, राज्य उसकी भैया सुरक्षा करे, देश की सुरक्षा करे, व्यक्ति अपना खुद तरक्की कर लेगा। ये मेन उदारवाद का सिद्धांत एक जॉन लोक ने ही दिया है, ठीक है। और नव उदारवाद को जोसेफ ने दिया था। नव उदारवाद क्या है? अरे भाई नव उदारवाद भी उदारवाद जैसा ही, नव उदारवाद में क्या है कि वो आर्थिक हो जाता है बस खाली। नव एक बार कभी कभी एग्जाम में अगर नव उदारवाद क्या है, अरे भाई नव उदारवाद सिंपल सा ये कह रहा है कि व्यापार में भैया मेरे किसी प्रकार की पाबंदी मत लगाओ, व्यापार ओपन कर दो, यानी ओपन मार्केट क्या नव उदारवाद है, ठीक है। तो उदारवाद और नव उदारवाद क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बहुत इजी विचारधारा है, अगर आप इसको समझोगे जितने अच्छे से, आप इसको डिटेल में बना करके अच्छे से लिख सकते हैं उदारवाद को लेकर के। क्योंकि उदारवाद, नव उदारवाद, इस दो को देखो, उदारवाद मैंने आपको बता दिया। आखिर ये पूछोगे नव उदारवाद क्या है? नव उदारवाद हम इसकी कहते हैं कि नव उदारवाद में अगर आप देखोगे तो हम कह रहे हैं कि भाई मेरे किसी प्रकार का व्यापार पर प्रतिबंध हटा दो। व्यापार यानी कह सकते ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड हो, उस पर बहुत बड़ा नियम पछड़ा मत बनाओ। जैसे आप देखोगे डब्ल्यूटीओ जो बना रखा है, डब्ल्यूटीओ यही चाहता भैया पूरी दुनिया में व्यापार होता रहे, कोई रोक टोक ना लगाए, इसलिए डब्ल्यूटीओ बना है ना। विश्व व्यापार संगठन क्यों बना रखा भाई इन लोगों ने? इसलिए बना रखा भैया व्यापार धड़ाधड़ होता रहे, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए बस खाली, ठीक है। जैसे भाई अगर विश्व व्यापार संगठन नहीं होगा तो भाई एक देश दूसरे देश में सामान बेचने जाएगा, बोले है कहां सामान बेचने आ गए, तुमको इतना फाइन मार देंगे, फलाना कर देंगे, अभी नहीं बेचने देंगे, अभी हमारा ही हो रहा। तो ये उदारवाद भाई एक प्रकार से नव उदारवाद जो है एक फ्री ट्रेड की बात करता है। एक देश भाई मेरे दूसरे देश में जाकर के खूब सामान बेच ले, जैसे चाइना वाले आकर के हमारे यहाँ पर बेच रहे हैं, ये नव उदारवाद है, समझ गए। तो उदारवाद और नव उदारवाद को लेकर के भाई मेरे एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को याद देखिएगा भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता यानी डिपेंडेंसी। जब भाई मेरे एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से निर्भर हो जाना, यही भाई मेरे निर्भरता सिद्धांत है। और निर्भरता जो सिद्धांत है ये कहता है कि भाई मेरे एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहेगा तो भाई मेरे क्या कि पूरी दुनिया में किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। जैसे एक बात बताइए कि भाई मान लो चीन है, चीन भाई हमारे साथ कितना व्यापार करता है आपको पता ना, चीन का भाई मेरे बहुत बड़ा व्यापार हमारे साथ है। तो भाई चीन कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, चीन हमारे ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से चीन को बहुत फायदा हो रहा भारत में ना। यानी आप देखोगे यही निर्भरता का सिद्धांत है। यानी एक देश भाई मेरे दूसरे देश पर जब निर्भर हो जाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी, और किस पर? व्यापारिक। जैसे भाई एक बात बताइए, जैसे आपका भैया किसी से आपको बहुत कमाई हो रही है, भैया आप उसे कभी नुकसान पहुंचाओगे ना? नहीं पहुंचाओगे ना जी। जैसे मान लो भाई मेरे चीन है, चीन का भाई मेरे व्यापार भारत के साथ बहुत तगड़ा है और चीन को बहुत फायदा होता है भाई, तो चीन भाई मेरे कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। यही निर्भरता का सिद्धांत है। निर्भरता का सिद्धांत भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बताता है कि एक देश भैया दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। यही भाई मेरे निर्भरता का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि भाई मेरे सभी देश, गरीब देश हो, अमीर देश हो, ज्यादा पैसा कम पैसा, यही निर्भरता का सिद्धांत है, ठीक है। निर्भरता का सिद्धांत कब आया भाई? 1950 1960 में कह सकते भाई अमेरिका में कह सकते हैं निर्भरता का सिद्धांत आया। निर्भरता का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई इसको कह सकते हो कि आंद्रे गुडर फ्रैंक, समीर अमीन जैसे लोगों ने भाई निर्भरता का सिद्धांत दिया। निर्भरता का सिद्धांत क्या है? निर्भरता का सिद्धांत कहता है भाई पूरी दुनिया भाई मेरे दो भागों में है, एक कोर है दूसरी परिधि। कोर क्या है? जो भाई मेरे विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, इसको बता कोर देश हैं। जिन देशों में भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, इनको कोर देश। परिधि देश कौन है? जो भैया गरीब देश हैं। तो यहां पर कहा जाता है भाई जो अमीर देश हैं, जो गरीब देश हैं, एक दूसरे पर अगर निर्भर रहेंगे तो सही रहेगा। केंद्र देश परिधि देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। भैया निर्भरता का सिद्धांत ये बताता कि अमीर जो देश होता है भैया गरीब देशों का शोषण करता, दमन करता है। ये तो होता ही भाई मेरे, अमीर देश भैया हमेशा गरीब देशों का शोषण करता है। यह निर्भरता का सिद्धांत हमको बताता है। भाई जैसे देखोगे अमेरिका भाई मेरे कई सारे देशों का शोषण दमन करता है, तो भाई ये तो होता ही ना। आप विकास के कारण अगर आप देखो बहुत सारे देश भाई जो गरीब देश हैं, उनका अमीर देश भैया हमेशा क्या करता? शोषण करता ना। वहां के भू संपदा का, वहां की
संसाधनों का दोहन कौन करता भाई? जो अमीर देश होता, गरीब देशों का तो शोषण करेगा ना। यही निर्भरता का सिद्धांत बताता है। निर्भरता का सिद्धांत हमको बता कि पूरी दुनिया में भाई मेरे बहुत ज्यादा असमानता है। क्या है? परिधि वाले देश सस्ता कच्चे माल का निर्धारण करते हैं और महंगे औद्योगिक। भाई अगर आप देखोगे भाई मेरे कि निर्भरता का सिद्धांत हमको बताता भाई मेरे कि जो अमीर देश होते हैं वो गरीब देशों से कच्चा माल ले जाकर जा रहा है और अपने देश में भैया सामान बनाता है और गरीब देशों में लाकर के महंगे महंगे बेच रहा है। ये हमें निर्भरता का सिद्धांत बताता है। ठीक है, निर्भरता का सिद्धांत बताता है भाई पूरी दुनिया में जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भाई गरीब देशों में लगा करके अमीर देश भैया मेरे खूब पैसा कमा रहे हैं। ये कौन बताता है? यह निर्भरता का सिद्धांत बताता है। निर्भरता का जो सिद्धांत कह सकते हैं राजनीतिक और आर्थिक निर्भरता की बात करता है। निर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। तकनीकी रूप से, सैनिक रूप से। भाई अगर आप लोग देखोगे भाई हम लोग अमेरिका से भाई एक प्रकार से हथियार भी खरीदते हैं। अमेरिका से भाई अमेरिका भाई हमको आर्थिक मदद भी करता है। यह क्या है? एक प्रकार की निर्भरता है ना। यानी जब एक देश भैया दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भर हो जाता है, यही तो निर्भरता का सिद्धांत है। और भाई अमीर देश हमेशा गरीब देशों पर अपना निर्भर बना लेते हैं और भैया अमीर देश भाई मेरे गरीब देश का हमेशा क्या करता है? शोषण करता है, दमन करता है ना। यही तो निर्भरता का सिद्धांत है। तो निर्भरता का सिद्धांत भाई हमको स्वदेशी विकास और राज्य सक्रिय की भूमिका पर जोर देता है। तो निर्भरता का सिद्धांत भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और निर्भरता के सिद्धांत को लेकर मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके भाई मेरे अगर देखोगे अगला क्वेश्चन कहेगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद क्या है। देखो मार्क्सवाद क्या है भाई मेरे? मार्क्सवाद का जो विचार है वो कहता है भाई मेरे पूरी दुनिया भाई मेरे यानी हमारा जो समाज है दो ग्रुप में बट गया है। एक तरफ पूंजीपति है जिसने भाई मेरे बड़ी बड़ी कंपनी लगा ली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली है और भाई क्या करता? मजदूरों का शोषण व दमन करता है। ये भाई मेरे ये मार्क्सवादी विचारधारा है। और मार्क्सवादी विचारधारा भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करेगी कि जो अमीर देश है भाई मेरे वो गरीब देशों का शोषण करते दमन करते हैं। भाई मेरे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? भाई मार्क्सवाद का विचार किसने दिया था भाई मेरे? कार्ल मार्क्स ने दिया था। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कह सकते भाई मेरे मार्क्सवाद का विचार दिया। और मार्क्सवाद भाई मेरे क्या करता? पूंजीवाद की या उदारवाद की आलोचना करता है। मार्क्सवाद किसकी बुराई करता भाई? पूंजीवाद और उदारवाद की आलोचना करता। मार्क्सवादी भाई विचारधारा यही कहती है कि भाई मेरे हमारा जो समाज है दो वर्गों में बैठ गया है। एक तरफ तो भाई मजदूर है, क्या है? एक तरफ तो मजदूर है और दूसरी तरफ पूंजीपति है। पूंजीपति के पास भाई बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उसके पास पैसा है और पूंजी तो भाई गरीबों का, मजदूरों का शोषण करता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा है। और मार्क्सवादी विचारधारा भाई किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी और फ्रेडरिक एंगल्स ने दी थी। मार्क्स के अनुसार क्या है? राजनीति और राज्य आर्थिक संरचना क्यों भाई? कार्ल मार्क्स यही कहता जो राज्य है वो गरीबों का, मजदूरों का भाई शोषण करता है, इसलिए राज्य तो होना ही नहीं चाहिए। जब तक समाज में दो वर्ग रहेगा, जब तक समाज में पूंजीपति और मजदूर रहेंगे भैया तब तक समाज में समानता नहीं आएगी, तब तक समाज में शोषण चलता रहेगा। ये भाई मेरे मार्क्सवाद का विचार बताता। मार्क्सवाद भाई कहता आर्थिक संरचना ही सबसे बड़ी संरचना है। भाई मार्क्सवाद एक प्रकार से कह सकते हो कि जो मजदूरों की बात करता है, जो किसानों की बात करता है। मार्क्सवाद भाई वर्ग संघर्ष की बात करता है कि हमारे समाज दो वर्गों में बैठ गया है। एक तरफ मजदूर वर्ग है, दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग है। भाई मजदूर वर्ग का भाई पूंजीपति वर्ग क्या है? शोषण कर रहा, दमन कर रहा है। यही भाई मेरे मार्क्सवाद की विचारधारा है। और मार्क्सवाद भाई मेरे मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो, और मार्क्सवाद आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए मार्क्सवाद के क्वेश्चन को एग्जाम में करके जाना ही जाना है, तो इसको छोड़ना नहीं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, मार्क्सवाद को जरूर पढ़ लीजिएगा। और भाई मेरे एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद क्या है, यानी रियलिज्म क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद क्या है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस क्लास को भाई मेरे आपको मैं अगली क्लास में मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। यानी यथार्थवाद पढ़ लेना, जो बता रहा हूं यथार्थवाद का क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जैसे भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन यथार्थवाद पढ़ लेना, नारीवाद पढ़ लेना, या इसको मैं पढ़ा ही दूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, जो मैं बता रहा हूं। बाकी आपको जितने मैं करवा रहा हूं इनको करके जाइएगा, इसी में भाई मेरे आपका एग्जाम हो जाएगा। यथार्थवाद भाई मेरे जरूर करके जाना, जो कि मैंने पढ़ा भी रखा, वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। साथ में मैं इसको आपको टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ा जरूर दूंगा। तो भाई अगली क्लास में मैं आपको यथार्थवाद पढ़ा दूंगा। दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, ये भी आपकी मैं क्लास भाई मेरे
जरूर करवा दूंगा।